देश में समान शिक्षा का अधिकार तो है, लेकिन समान शिक्षा नहीं है। डिफरेंट स्कूल्स, डिफरेंट बोर्ड्स एंड डिफरेंट एजुकेशन मटेरियल्स हैं। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम या किसी छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, वो अपने आप को प्राइवेट स्कूल या इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले बच्चों से कम समझते हैं। इवन हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो स्कीम चलाई थी सेजेस इंग्लिश मीडियम स्कूल, वो भी हम सबको लगता है कि बहुत सक्सेसफुल है। पर अगर आप जाकर बच्चों से पूछेंगे सेजेस के, तो आप पाएंगे कि वो भी जीरो है एंड स्कूल जीरो मैनेजमेंट के साथ रन किए जा रहे हैं। एंड आई कैन से बिना डरे कि मैंने अपने स्कूल से ही करप्शन सीखा है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? आप लोगों को ध्यान नहीं होगा, लेकिन पीछे थोड़ा यूट्यूब पढ़ेंगे, देखेंगे, गूगल पे सर्च कर लेना एक बार। ट्विन टावर उड़ाया गया था अमेरिका में ट्विन टावर उड़ाया गया। जो ट्विन टावर उड़ाने वाले थे वो लोग ले जाकर के विमान को उससे टकरा दिए, तो वो पूरा बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, 100 माले की, वो सारी ध्वस्त हो गई थी। वो टकराने वाले कौन थे? उसमें कोई इंजीनियर था, कोई बड़ा प्रोफेसर था, ये सारे लोग थे। मसला भ्रष्टाचार का कहीं और से नहीं, दिमाग में होता है, आपके एजुकेशन से नहीं, संस्कार से होता है। संस्कार हमारे सही होने चाहिए। मैं आपको दावे के साथ एक बात कहता हूँ मेरे दोस्त, आप जिस उम्र में हैं, हम सब उस उम्र से आगे निकल कर आए हैं, इसलिए आप पीछे पलट कर देखते हैं तो बात समझ में आती। घर से निकलने से पहले एक बार भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े होइए। आपको दुनिया में कोई कुछ बोलता रहे, अरे क्या होता है, इससे थोड़ी कुछ होता है, ये बिल्कुल मत मानिए किसी की बात। मैं अपने से बड़ा किसी को मान दूं दुनिया में, ये बड़ी बात होती है। और वो भाव आपको देता है विनम्रता के साथ जीना, सहयोग के साथ जीना। भगवान के सामने एक बार खड़े होकर हाथ जोड़कर खड़े होइए कहीं भी जाते समय। मैं ये सोचता हूँ, जैसे आपने कहा डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट काइंड ऑफ एजुकेशन is available. Serious education should be there in the society, as you are telling. This is the goal. This is the goal. ये होना ही चाहिए। इसीलिए we all are fighting for that goal only. लेकिन achieve करना it takes time. Though we are not able to achieve this thing, but you people will achieve it your time. I think definitely. आप जरूर कोशिश करें, आप सोच में बहुत अच्छी बात है, जरूर इस दिशा में सोचें। सब मिलकर उस दिशा में काम कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, इसी दिशा में काम होता है। तो जरूर आगे बढ़ाएंगे इस काम को, जो काम हम लोग कर रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ आपके बहुत अच्छे प्रश्न के लिए आपको बहुत सारी बधाई। ये सारे विषय के जो अलग अलग कंपार्टमेंट बनेंगे, वो सारे करने के लिए मैं जब भी अपनी वीडियो को अपलोड करता हूँ, तो हमारे जो युवा साथी हैं, वो कमेंट बॉक्स में हमसे यह क्वेश्चन करते हैं कि भाई हम पहली बार इसमें वोट करने वाले हैं, हम युवा हैं, हमारा वोट भी बहुत ही कीमती है, तो हम किस विचार से वोट करें? सर, आपसे यह क्वेश्चन करना चाहूंगा कि हमारे युवा साथियों को भाजपा ने हमारे देश में युवाओं के लिए क्या विकास किए, इसके बारे में जरूर बताएं। साथ में हमारे युवा साथियों को भी इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। अरे जरूर भाई, आपसे मिलकर जो बातें नौजवानों के मन में होती है होनी ही चाहिए। आपको हर बात में एक परीक्षण करना चाहिए। विवेकानंद जी थे, उन्होंने हर बात उनको तर्क में करने के लिए होता था, बिना तर्क के कोई बात को स्वीकार नहीं करते थे। आप साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको, आप देखिए अभी आप जिस दुनिया में जी रहे हैं, ये अभी लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। इससे पहले क्या हुआ करता था? इससे पहले क्या हुआ करता था? आपको जाने क्या हुआ करता था इससे पहले? क्या था? क्या था? क्या था? राजतंत्र चाहिए फिर से क्या? किसी को चाहिए क्या? अच्छा नहीं था? उसके राजा के ऐशो आराम के लिए पूरी प्रजा लगे रहती थी, यही राजतंत्र था। अभी आप मुझे एक बात और बताओ कि चीन में कैसा सिस्टम है चलाने के लिए? चीन में कैसा सिस्टम है चलाने के लिए? वहां पर लाल सेना है ना, रेड आर्मी है, वो रेड आर्मी की गुलाम है पूरी चीन की सेना। कोई चुनाव नहीं होता, वहां जो मुखिया बन के बैठा है बस वही मुखिया है, उसने
अपने आप को मरते तक मुखिया रहना घोषित कर दिया है और उसके बाद उसी की पार्टी का जो दूसरा व्यक्ति होगा वो मुखिया बन जाएगा, वहां कोई चुनाव नहीं होगा। तो ये कम्युनिस्ट लोग हैं या आप कहेंगे माओवादी हैं, ये जो परंपराएं हैं या राजतंत्र है, ये कुछ आपको नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? लोकतंत्र चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में ताकत क्या होती है? भैया एक मिनट आप सुनेंगे? ओ भैया एक मिनट, लोकतंत्र की ताकत क्या होती है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे फर्जी एफआईआर करके जेल में डाला गया था और लोकतंत्र की ताकत ये है कि अभी मैं उसी जेल का निरीक्षण करने गया। मुझे फर्जी एफआईआर करके जिस जेल में डाला गया था, अभी मैं गृह मंत्री बन के उस जेल का निरीक्षण करने गया। ये लोकतंत्र की ताकत। आप चाहेंगे आप भी किसी भी देश के मुकाम तक पहुंचने का मन में ख्वाब सजो सकते हैं और पहुंच सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी जो चाय बेचा करते थे आज हमारे प्रधानमंत्री और दुनिया का सबसे ये लोकतंत्र संभव है। लेकिन एक बात आपको खबर कर दूं भैया, आप नौजवान साथी हैं, पहली बार वोट डालेंगे, आपके मन में बहुत सारी बातें होती हैं। आप नौजवान हैं, आप ये सोचें कि आपको डेमोक्रेसी चाहिए, तो डेमोक्रेसी अगर चाहिए तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज की होंगी, राजनीतिक दल भी होंगे, राजनीतिक कार्यकर्ता भी होंगे। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को, नेताओं को गाली देना ये समाज में परंपरा से चल रही है, इसको बंद करना चाहिए। आखिरी काम वही आते हैं, समाज को आगे ले जाना है, देश की परंपरा को, प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना है। आप में से ही कोई नेता बन करके आगे फिर उस बात को आगे लेकर जाएगा। लेकिन देश में गलत परंपरा ऐसी चल रही है कि फिल्मों में दिखाया जाता है, कहानियों में बताया जाता है, चर्चा में कहा जाता है कि नेता गड़बड़ है सारे। अरे सारे नेता गड़बड़ हो जाएंगे तो देश कैसे चलेगा? नरेंद्र मोदी जी जैसे भी नेता देश में होते हैं, अगर वो 10 सालों में 1 मिनट का भी छुट्टी नहीं लिए हैं, कभी नहीं कहा कि मुझे बुखार आ गया मैं दवाई खाकर सोऊंगा, 10 सालों में, और 10 सालों से काम कर रहे हैं, तो क्या कोई राशि अपने बच्चे के लिए जमा कर रहे हैं? कोई बात ही नहीं है भैया। देश और समाज की सेवा का जुनून होना चाहिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी दिल जमाने के लिए। ये मसला नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मैं आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूँ, आप पहली बार वोट डाल रहे हैं, उत्साह के साथ वोट डालिए। क्यों? क्योंकि आपने अभी मुझसे कहा कि आप डेमोक्रेसी चाहते हैं, आप लोकतंत्र चाहते हैं, और आप लोकतंत्र चाहते हैं तो वोट डालना चाहिए, सबको मिलकर के डालना चाहिए, घर वालों को मिलकर नहीं चाहिए। क्योंकि हम राजतंत्र नहीं चाहते हैं, हम चीन की जैसी कोई व्यवस्था नहीं चाहते हैं, हम कोई दूसरा विषय नहीं चाहते हैं। जैसे पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में जो है, जो भारत में है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, हम यही लोकतंत्र चाहते हैं। इसलिए वोट देना जरूरी है। अब वोट देते समय किसको देना जरूरी है, ये भी बात महत्वपूर्ण है। किसको देना है इस बात का भी निर्णय करना होगा। तो उठाकर ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के 2 बार के कार्यकाल में 370 अनुच्छेद खत्म होता है, सीएए आया, भारत में लागू होता है, मुस्लिम माताओं बहनों के लिए तुरंत 3 तलाक जैसा अभिशाप खत्म होता है, नॉर्थ ईस्ट के सारे समस्याएं खत्म होती हैं। आप लोग तो छोटे हैं, आप लोग जानते नहीं है, आपके घर में वरिष्ठ होंगे, उनसे पूछेगा तो 2014 से पहले कितने बम फूटा करते थे पूरे देश में। कभी पुणे, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, कभी बम फूटते थे, लोग मरते थे। 2014 के बाद से कोई बम नहीं फूटता है देश में, कोई बम नहीं फूटता है। आंतरिक सुरक्षा की ताकत चाहिए, आंतरिक सुरक्षा की ताकत चाहिए है। इसलिए शायद जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो सरकार बनने के बाद कैबिनेट की बैठक होती है और बैठक के पहला लाइन जो लिखा जाता है वो 18 लाख गरीबों को आवास देने का निश्चय सरकार करती है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, सारी बात भाषण हो जाएगा, आपकी बात को उत्तर नहीं होगा। मैं आपको आग्रहपूर्वक कहता हूँ, क्योंकि हमको लोकतंत्र चाहिए, इसलिए लोकतंत्र की इन सारी प्रक्रियाओं को समझना चाहिए। आप बहुत नया पहला वोट डालने जा रहे हैं, इन प्रक्रियाओं को समझें। डेमोक्रेसी हमको चाहिए, हम डेमोक्रेसी की बात करें और फिर किसको वोट देना है इसका भी निर्णय सोच समझ कर करें। हमारा जमाना अलग था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था। अभी आप लोग तो हमारे से 10 गुना ज्यादा आगे हो, मैं सोचता हूँ सब के सब बहुत आगे हैं। मैं अमन से बात कर रहा था, अभी अमन की बातें मुझे लग रही थी कितने आगे की बातें करता है अमन, कभी मैं बात कर रहा था तो अमन की बातें और जितनी भी पहले मेरी बेटी है, मतलब गजब के आप लोगों को बरकत है भाई, बहुत आगे हैं आप लोग। इसलिए पूरा सोच समझ करके हमको आगे बढ़ना चाहिए, वोट जरूर देना चाहिए और किसे देना है ये सोच कर देना चाहिए। करते हुए किस तरीके से अपनी एक नई पहचान बना रही
दी है। मैं बहुत बहुत बधाई। हर बार के लिए एक बात है, पहली बार का मसला नहीं है, हर बार क्या सोचना चाहिए? तो सोचना यही चाहिए कि अगर मैं वोट डाल रहा हूं तो मेरा सबसे पहला ये सोचना चाहिए कि पूरा देश की सुरक्षा का मामला है वो ठीक है कि नहीं। दूसरा हमको ये सोचना चाहिए कि जो शासन की व्यवस्था होगी वो पारदर्शी और भ्रष्टाचार से मुक्त होगी कि नहीं होगी। तीसरा आपको सोचना चाहिए कि मेरा प्रदेश इस पे कैसे काम करेगा। चौथा आपको सोचना चाहिए कि मेरे जिले का क्या प्रभाव होगा। पांचवा और छठवां ये सोचना चाहिए कि मेरे गांव में नाली और सीसी रोड बनेगा कि नहीं। आखिरी में सोचना चाहिए कि मेरे व्यक्तिगत को मुझे लाभ होगा कि नहीं होगा। मेरे गांव के नाली और सीसी रोड के लिए, मेरे मोहल्ले की सफाई के लिए अगर सारी बयानात भी लग जाए जो पूरा होना मुश्किल होता है, इसलिए देश की चिंता करना भी आवश्यक है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ 2014 से पहले आप ध्यान देंगे, तो प्रश्न किया इस प्रश्न के लिए 2014 से पहले पाकिस्तान गुर्राया करता था, कश्मीर मानता था। अभी 10 साल हुए हैं मोदी जी की सरकार को। अभी पाकिस्तान आप समाचार पत्र उठाकर देख लो, सोशल मीडिया देख लो, अभी कश्मीर भी मानता है, अभी आटा मानता है। ये आटा मिलना चाहिए, ये घर मानना चाहिए। भाई लोग घुसपैठ किया करते थे। अभी यूट्यूब आप निकाल कर देखिए, पूरी का कितना बढ़िया उसमें डॉक्यूमेंट्री है। पूरी में क्या हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। यार आपके दुश्मन देश आकर के आपकी सीमाओं को तहस-नहस कर दें, पदाघात कर दें और आप कुछ न कर सको। ये दशकों से भारत में चला, सॉफ्ट स्टेट बन गया था भारत, सॉफ्ट स्टेट बन गया था। दुश्मन की सीमा में घुसकर मारने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। डोकलाम जैसी स्थिति आप ध्यान दिया, डोकलाम में क्या हुआ था, बार-बार चीन दबाव डालता था भारत के ऊपर। इस बार भारत की सेना ने चीन की सेना को पीछे धकेल दिया क्योंकि ताकत थी पूरे विषय पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। म्यांमार के साथ यही हुआ। ये सारे हमारी सीमाएं सुरक्षित हुई है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मैं आपको बताऊं, अमेरिका जब नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो वो वीजा नहीं दिया करता था, मना कर दिया था। प्रधानमंत्री बनकर जब अमेरिका गए तो अमेरिका का दोनों सदन ऐसे ही सामने बैठा था और मोदी जी ने जब भाषण दिया, अभी भी है भैया यूट्यूब पर देख लो आप, जब मोदी जी ने भाषण दिया तो पूरा सदन 18 बार खड़े हो कर ताली बजा रहा है। 18 बार खड़े हो ताली बजा रहा है। योग हम आप घर में किया करते थे, आज 172 देशों ने उसको समर्थन दिया और 21 जून को पूरी दुनिया योग करती है। आज हो रहा है ना भैया, पूरी दुनिया में हमारे देश के सामर्थ्य का डंका बजना चाहिए, हमारा वोट उसी को जाना चाहिए। उसका निर्वहन करना आवश्यक है, परंतु ये बात जरूर है कि जो बात तेरे दिल में है वो बात मेरे दिल में है। लक्ष्य जायसवाल। और अब आज का युवा शार्प पैन ले रहा है। कहने का अर्थ ये है कि भारत बदल रहा है, हमारी एस्पिरेशंस बदल रही है। अब हम अपने आप से बड़ी उम्मीद करने लगे। आगे बढ़िए। भारतवर्ष में जो मैं चूंकि होम डिपार्टमेंट है इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि 3 तरह के कानून थे पहले। IPC इंडियन पेनल कोड, CRPC, जिसके माध्यम से पुलिस और प्रशासन गवर्न होता था। ये सारे जो बिल हैं वो पास कहाँ हुए थे, लंदन में पास हुए थे और लागू कहाँ थे, भारत में लागू हुए। उन सबको भारत में अभी नए कानून बनाए गए, भारत के सदन में पारित करके और भारत में लागू करने की प्रक्रिया जारी। इन पूरी बातों के साथ मैं आपके विषय में कहना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि नई शिक्षा नीति ने हमको भ्रम से दूर करने का काम किया है। ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में मुगल जो आए थे वही हम लोग जो पढ़े हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे दृष्टि में तो हम जो पढ़ के आए हैं उसके हिसाब से तो पूरी दुनिया में सबसे बड़े राजा जो थे वो मुगल लोग ही थे। भारत में हमेशा राज किया तो मुगलों ने ही राज किया। अरे भैया, भारत के मंदिरों की निशानी पूरी दुनिया में नहीं है, इसको कौन बताएगा सबको। भारत में ऐसे चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, सम्राट अशोक हुए हैं जो दक्षिण खलिज में जिनका राजधानी थी और अफगानिस्तान तक शासन किया करते थे। इस बड़े राजा के बारे में कौन बताएगा सबको। इन सारी बातों को बताने के लिए मैं सोचता हूँ कि नई शिक्षा नीति आई है और नई शिक्षा नीति में और भी परिवर्तन आए। नई शिक्षा नीति में और भी परिवर्तन आए हैं, जो कि अभिषेक जी ने आपको थोड़ी देर पहले बताए हैं कि
बताएंगे और उसके बाद मैं अपनी बात बताऊंगा। मान्यवर, मेरा नाम अनु सिन्हा है और मेरा सवाल ये है कि जब मैं बाहर जाता हूँ, जैसे छत्तीसगढ़ से बाहर घूमने के लिए जाते हैं, पर्यटन क्षेत्र अपना कार्य किस प्रकार कर रही है, मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग बाहर के लोग छत्तीसगढ़ को जाने। छत्तीसगढ़ में मुख्यतः मतलब 3 शक्तिपीठ हैं। पहला दंतेश्वरी माता, दूसरा महामाया माता और तीसरा चंद्रास। ये माता सती के ना शक्तिपीठों में से 3 हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बाहर के लोग भी यहाँ आए। जैसे हम बाहर जाते हैं तो वो अपने पर्यटन क्षेत्र को एकदम बढ़िया दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में बाहर के लोग नहीं आते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के पर्यटन क्षेत्र को लोग अच्छी तरीके से जानें, बाहर के लोग भी आएँ और हमारे छत्तीसगढ़ को सिर्फ नक्सली क्षेत्र के नाम से ना जानें। छत्तीसगढ़ को बोला जाता है कौशल्या माता का क्षेत्र, उनका जन्म स्थान माना जाता है। तो उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में बहुत ऐतिहासिक जगहें हैं, उन सबको दिखाया जाए और पर्यटन क्षेत्र को विकास किया जाए। ये मेरी कामना है, मतलब बोलना चाहता हूँ ऐसा। हमारी चिंता होनी चाहिए और छत्तीसगढ़ में आप रह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के प्रति चिंता होनी चाहिए। अभी छत्तीसगढ़ को महादेव ऐप वाला स्टेट न माना जाए। छत्तीसगढ़ को गलत कह रहा हूँ, ये भी बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद वाला स्टेट न माना जाए। अभी एडिशन हो गया है उसमें, छत्तीसगढ़ को महादेव ऐप वाला भी न माना जाए, छत्तीसगढ़ को कोयला घोटाला वाला स्टेट भी न माना जाए। ये सारा मसला भी उसमें ऐड होता है। विष्णुदेव जी की सरकार है, बहुत सरल व्यक्तित्व की सरकार है। मैं आपकी सारी बातों को बिल्कुल हृदय में स्वीकार करता हूँ मेरे भाई। पक्की सी बात है, पक्की बात। इस दिशा में सरकारों को काम करना चाहिए।